हेलो, टुडे वी विल स्टडी अबाउट आर्टिकल 13। हम इसमें उन लॉज की बात करेंगे जो लॉज इनकंसिस्टेंट है या फिर दोज लॉज विच आर इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, जो कि फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहे हैं, उस लॉज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले के लॉज हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बाद के लॉज हो। एक्चुअली इस आर्टिकल को जुडिशियल रिव्यू भी कहते हैं। इसे जुडिशियल रिव्यू क्यों कहते हैं, ये वीडियो के एंड में समझ आ जाएगा। तो जो हमारा पहला क्लॉज है वो बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, यानी कि जो लॉज कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट होने से पहले बने हैं, अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहे हो तो उन लॉज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब इस क्लॉज को अच्छे से समझने के लिए, इस पर्टिकुलर आर्टिकल को अच्छे से समझने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स जानने होंगे। पहला प्रिंसिपल है नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी कि जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग लॉज हैं जो कि वॉइड मतलब इनकंसिस्टेंट है विदाउट फंडामेंटल राइट्स, ओके, वो इनऑपरेटिव 26 जनवरी 1950 से होंगे, यानी कि जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ था उससे पहले वो इनऑपरेटिव नहीं होंगे। मैं इसका एग्जांपल देती हूँ एक केस से, केशवन माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। एक पर्टिकुलर अपीलेंट था जिसने एक कोई पैम्फलेट पब्लिश किया था 1949 में। उसको पनिशमेंट मिली अंडर सेक्शन 18 प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट 1931। अब प्रोसीडिंग चल रही थी, तभी उस दौरान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आ गया। अब जैसे ही वो कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उसने बोला कि ये तो जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है और मेरे फंडामेंटल राइट्स का मतलब आर्टिकल 19 को वायलेट कर रहा है और मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। तो कोर्ट ने उसका कंटेंशन रिजेक्ट करते हुए बोला कि अगर हम उस लॉ को उस तारीख से इनऑपरेटिव कर दें तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कि बिल्कुल भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के फेवर में नहीं था। और एक और सिंपल सा लॉजिक ये सोचो, तुम उस चीज़ को कैसे उस तारीख से मतलब उस लॉ को तुम उस तारीख से कैसे वॉइड डिक्लेयर कर सकते हो जब कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में था ही नहीं। इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आते ही जितने भी इनऑपरेटिव लॉज हैं, जितने भी मतलब वॉइड लॉज हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहे हैं, उन्हें तभी के तभी स्टैट्यूट बुक से नहीं हटा दिया जाता, वो एग्जिस्टेंस में रहते हैं। हाँ, वो 26 जनवरी 1950 के बाद से इनऑपरेटिव हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले के एक्ट्स किससे गवर्न होंगे? हमारे पहले के लॉज से, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। ओके, नाउ अब हम अपनी अगली स्लाइड पे आते हैं और इसमें हम अपने दूसरे प्रिंसिपल की बात करते हैं, वो है द रूल ऑफ सेवरेबिलिटी। इसका मतलब अगर कोई पर्टिकुलर एक्ट है, उस एक्ट के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, तो जो हमारे लॉ मेकर्स हैं वो पूरे ही एक्ट को इनऑपरेटिव नहीं डिक्लेयर कर देंगे, लेकिन वो उस एक्ट के उस पार्ट को इनऑपरेटिव डिक्लेयर करेंगे जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। इसका एक और एग्जाम्पल देती हूँ, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा। इस केस में क्या हुआ था, एक बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट था 1949 का, उसमें से कुछ प्रोविजंस थे जो कि फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहे थे। तो क्या किया गया, उन प्रोविजंस को हटा दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी जो एक्ट था वो ऑपरेटिव था। देखो, अगर हमारे लॉ मेकर्स है ना, उनके पास दो रास्ते मिलते हैं, एक रास्ते से वो लॉ बचा सकता है और एक रास्ते से वो लॉ जो है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। तो हमेशा हमारे लॉ मेकर्स वो रास्ता चुनते हैं जिससे हम लॉ को बचा सकें। अब लेकिन कभी कभी हमारे लॉ मेकर्स के सामने ऐसा सिचुएशन अराइज हो जाएगी, कोई ऐसा एक्ट होगा जिसके जो प्रोविजंस होंगे ना आपस में इतना ज़्यादा लिंक्ड होंगे, आपस में इस तरीके से इंटरट्वाइंड होंगे कि अगर हम उन प्रोविजंस को अलग कर देना तो सबका कोई मतलब नहीं, और मतलब उस पर्टिकुलर एक्ट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ऐसे सिचुएशन में क्या हमें उस एक्ट को एग्जिस्ट करवाना चाहिए, उस एक्ट को इनऑपरेटिव कर देना चाहिए? तो इसके लिए जो टेस्ट है वो ये है कि इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, मतलब जो हमारे पास एक्ट जो आता है जिसके अंदर से हम सारे इनवैलिड प्रोविजंस को हटा देते हैं, तो देखते हैं क्या जो एक्ट अभी एग्जिस्ट कर रहा है क्या उसे लेजिस्लेचर पास करती है उस एक्ट को। अगर वो पास करती तो लॉ हमारा गुड है, वैलिड है, ऑपरेटिव है। अगर नहीं पास करती तो वहीं पे वो इनऑपरेटिव हो जाता। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे प्रिंसिपल की, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, अगर कोई भी लॉ है, जैसे मान लो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा तो हम उस लॉ को क्या करते हैं, हटा नहीं देते, हम उसे क्या करते हैं कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इनऑपरेटिव कर देते हैं, क्योंकि लॉ मेकर्स को ऐसा लगता है कि शायद फ्यूचर में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो मतलब ये डोरमेंट हो जाते हैं, वो जो लॉज होते हैं डोरमेंट, डेड नहीं होते, डोरमेंट हो जाते हैं। एक इसका एग्जांपल दूंगी,
केस का नाम है भिकाजी नारायण ढकरास वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इसमें क्या था कि शुरुआत में जो था मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो भी प्राइवेट मोटर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स थे उन लोगों को ट्रांसपोर्ट बिजनेस से हटा दिया। लेकिन जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में आया सबका ये क्लेम हुआ कि ये तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी का वायलेशन है। तो क्या किया उस पर्टिकुलर टाइम पे इस एक्ट को क्या किया लेजिस्लेचर ने हटाया नहीं, इसे इनऑपरेटिव कर दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स लगा दी इसके ऊपर। बाद में अमेंडमेंट आया, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, तो उसमें ये था गवर्नमेंट को पावर दे दी गई थी कि वो किसी बिजनेस को मोनोपोलाइज कर सकते हैं। तो अब ये लॉ जो है वो ऑपरेटिव हो गया। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर। अब आते हैं अगली स्लाइड पे जो कि फ्यूचर लॉस की बात कर रहा है, यानी कि स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकता जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमसे छीन सके या हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे। ये जो क्लॉज 2 है, अभी बेसिकली मैं क्लॉज 2 की बात कर रही हूँ इस स्लाइड में। तो जो क्लॉज 2 है वो उन लॉज की बात करता है जो कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद जो लॉज बने हैं, तो वो लॉज हमारे फंडामेंटल राइट को नहीं लेना, वो लॉज हमारे फंडामेंटल राइट को नहीं ले सकते, हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो उन लॉज को हटाया जा सकता है। अब एक केस है इसके अंदर, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स लिमिटेड। इसके अंदर ये बोला गया कि मतलब इसका जो फाइनल जजमेंट था, आई एम नॉट गोइंग इनटू द फैक्ट एंड ऑल दिस, इसका जो फाइनल जजमेंट ये था कि अगर कोई भी ऐसा लॉ है जो कि फंडामेंटल राइट्स वायलेट करता है किसी नॉन सिटीजन का या किसी कंपनी का, ओके, तो उस हम लॉ को इनऑपरेटिव नहीं डिक्लेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन किसे गारंटी करती है? सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को। तो लेकिन अगर फंडामेंटल राइट इनकंसिस्टेंट है जस्ट बिकॉज वो नॉन सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट को वायलेट करे या फिर कंपनी के, तो उस लॉ को हम इनऑपरेटिव नहीं डिक्लेयर करेंगे। ये था इस केस का मेन जजमेंट। अच्छा, और जो हमारे पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है उसमें भी डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स लग सकता है, ठीक है, जो भी अप्रोप्रिएट केसेस हो, जैसे क्लॉज 1 में लगता है सेम उसी तरीके से क्लॉज 2 में भी लग सकता है। अब हम आते हैं अपनी अगली स्लाइड पे जो कि बात करता है टेस्ट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट, कि हमारे फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं कि नहीं, उसका टेस्ट क्या है। तो देखो बहुत इसमें भी चेंजेस आते गए। तो हमारे पास जो पहला टेस्ट था वो ये देखा जाता था कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ राइट, जो अग्रीड पार्टी है उसका क्या इंटरेस्ट है, और क्या कितना हार्म हो रहा है, डिग्री ऑफ हार्म कितना हो रहा है स्टेट एक्शन की वजह से, ये सब चीज़ें देखी जाती थी। लेकिन फिर ये टेस्ट चला गया। फिर हमारे पास आता है टेस्ट जो आता है पिथ एंड सब्सटेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, है ना, एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द लेजिस्लेशन। तो डेफिनेटली ये देखा जाएगा कि जो लेजिस्लेशन है उसका ऑब्जेक्ट क्या था, ठीक है, मतलब सब चीज़ों को देखना चाहिए कि क्या वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है या नहीं, ठीक है, और जो लॉ मेकर्स थे उनका इंटेंशन क्या था, वो चाहते क्या थे। फिर जो हमारे पास फाइनल टेस्ट आता है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ इंटेंडेड और रियल अफेक्ट। दैट मीन्स कि क्या डायरेक्ट अफेक्ट आ रहे हैं, ठीक है, मतलब उस लॉ का सब्जेक्ट मैटर नहीं लेकिन उसका डायरेक्ट अफेक्ट देखना, ठीक है, उस जो अफेक्ट है उसका कैरेक्टर देखना, ठीक है, और ऐसे इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंसेस, है ना, इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंसेस मतलब जिसे रोका नहीं जा सकता, ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस स्टेट एक्शन से, ये सारी चीज़ें, मतलब स्टेट के एक्शन की वजह से क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हार्म रिजल्ट होगा, ओके, देन क्या इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। सिर्फ सब्जेक्ट मैटर लॉ का नहीं देखना, हमें उसका इफेक्ट भी देखना है कि क्या उसके इफेक्ट की वजह से हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं या नहीं। उसके बाद एक और इसमें छोटा सा टॉपिक मैंने बता रखा है, वेवर ऑफ फंडामेंटल राइट। क्या कोई सिटीजन है जिसे फंडामेंटल राइट अवेलेबल है, क्या अपने फंडामेंटल राइट को वेव ऑफ कर सकता है, मतलब क्या वो अपने फंडामेंटल राइट को दे सकता है। वो ऐसा जैसे मतलब मेरे पास अगर राइट टू लिव है तो क्या मेरे पास राइट टू डाई है, ओके। तो इस क्वेश्चन को, वैसे इसका टॉपिक नहीं था पर मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है, ये तो खुद में ही अलग टॉपिक है बट इसमें मैंने छोटा से बता दिया है। एक केस के थ्रू बताऊंगी, बशीशा नाथ वर्सेस CIT। इसमें एक इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ इशू था। तो इसका जो जजमेंट आया कि इसका जो मेन जजमेंट ये आया उसमें ये बोला कोर्ट ने कि किसी भी सिटीज़न के पास ये राइट नहीं है कि वो अपने फंडामेंटल राइट को वेव ऑफ कर सके, ओके। इसका मतलब खुद से, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर खुद से मैं अपने फंडामेंटल राइट को हटाना चाहूँ, वेव ऑफ करना चाहूँ, तो वो मेरे पास राइट नहीं है, ओके। देन अब हम आते हैं अपनी अगली स्लाइड पे और अगले क्लॉज पे, इट इज़ क्लॉज 3। यहाँ पे जो हम वर्ड
लॉ वी आर स्टडिंग लॉ पर इस वर्ड लॉ का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है? तो बेसिकली इसे दो पार्ट्स में बांटा गया। तो पहला पार्ट जो कि हमारे स्टैट्यूटरी लॉ है, स्टैट्यूटरी लॉ के अंदर जो भी लॉज लेजिस्लेचर ने बनाया, मतलब ऑब्वियसली लेजिस्लेचर के पास तो अथॉरिटी है, तो जो भी लॉ लेजिस्लेचर ने बनाया है, या फिर कोई भी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी जिसके पास डेलीगेटेड लॉ मेकिंग पावर है, ठीक है, मतलब जिसे पावर लेजिस्लेचर ने दे रखी है, लेजिस्लेचर के बाद जिसके पास पावर है, जैसे कि रूल्स हो गए, ऑर्डर्स हो गए, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन एंड बाय लॉज, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर सब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी आता है। देन इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स, जो कि किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के पर्सुएंस में किसी तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर आया है और वो किसी पर्टिकुलर सिटीजन के लीगल राइट को अफेक्ट करता है, तो वो भी लॉ की डेफिनेशन में आएगा। दूसरा हमारे पास कस्टम, मतलब किसी भी कस्टम और यूसेज जो है उसके पास अगर फोर्स ऑफ लॉ है, तो मतलब उसके पीछे पावर जो है, बैकिंग जो है वो लॉ की है, तो उसे पावर कहाँ से मिले? लॉ से। तो हम उसे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में उसे लॉ की डेफिनेशन में मानेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और बात, जो जुडिशियल डिसीजंस होते हैं वो इस प्रोविजन के अंदर लॉ नहीं है, ओके। ऑब्वियसली जो जुडिशरी है, जब अपने जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं तो वो स्टेट भी नहीं कहलाती। अब हम आते हैं अपनी लास्ट क्लॉज पे और अपनी अगली स्लाइड पे, जो कि बात करता है ये जो मैंने स्टार्टिंग बोला था, इसे जुडिशियल रिव्यू क्यों कहते हैं। इस क्लॉज 4 में, वैसे बेसिकली क्लॉज 4 में ये बताया गया है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया है, ठीक है, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करे, तो क्या वो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के पास जाएगा? अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझो तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि लेजिस्लेचर सुप्रीम है कि जुडिशरी सुप्रीम है। इसका मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, ओके, यानी कि वो कौन लाएगा? लेजिस्लेचर। और अगर उसके पास लेजिस्लेचर, तो अगर जुडिशरी के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू का, तो ऑब्वियसली कौन सुप्रीम हो गई? जुडिशरी। लेकिन अगर जुडिशरी के पास पावर नहीं है जुडिशियल रिव्यू का, तो कौन सुप्रीम हो गया? लेजिस्लेचर। तो अभी इसी क्वेश्चन को आंसर करते हैं। देखो, इसमें एक केस था शंकरी प्रसाद का था, ऐसे बहुत सारे केसेस के थ्रू इवोल्यूशन हुआ कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में आएगा कि नहीं। तो नॉट गोइंग इन दैट, ये बहुत डिटेल हो जाएगा। तो जो फाइनल जजमेंट हमारे पास ये है, जो कि आया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में। इसमें ये बोला गया कि अगर कोई भी अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है, यानी कि अंडर आर्टिकल 368 कोई अमेंडमेंट लाया जाता है, तो इट वॉन्ट बी सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। जुडिशरी उस पर कोई अपना पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकती, भले ही वो हमारे फंडामेंटल राइट को ही क्यों ना अमेंड करे, ठीक है। लेकिन एक बात ये बोली गई, तभी उसी जजमेंट में ये बात ये भी बोली गई कि भले ही हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर दिया जाए, लेकिन कभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज होना चाहिए, ठीक है। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगी कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ये भी केस के थ्रू हमें पता चलेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आई थिंक ये आर्टिकल क्लियर है, ठीक है, कि कौन से लॉज है जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं। और आपको ये भी क्वेश्चन का आंसर पता चल गया होगा कि जुडिशियल रिव्यू क्यों कहते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।